बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए है बच्चों? अब ये मत बोल दीजिएगा कि हमारे और आपके लिए है। सुपरपोजिशन थ्योरम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों मेनली है वो फोर्स के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी तक हम लोग कूलॉम्स लॉ देखे ना, कूलॉम्स लॉ भी किसके लिए है? फोर्स के लिए है। दो पॉइंट चार्ज अगर रेस्ट में है तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये कूलॉम्स लॉ हमको बताता था। अब अगर चार्ज दो से ज्यादा हो जाए यानी मल्टीपल चार्ज हो जाए, ठीक है, चार्ज दो से ज्यादा हो जाए तो उसके बीच में फोर्स जो लगेगा, कैसे लगेगा, कितना लगेगा, ये हमको कौन बताएगा बच्चों? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। हो सकता है आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, या उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये सब जगह पे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है। लेकिन सुपरपोजिशन जानने से पहले हम लोग एक चार्ज के बारे में जिक्र कर लेते हैं आज, क्योंकि इस मतलब आज के क्लास के बाद आप जहां भी पढ़ेंगे इस चार्ज का जिक्र हर जगह होगा बच्चों। अभी के बाद आप जितना भी क्लास करेंगे, चार्ज जब तक रेस्ट में रहेगा तब तक इस चार्ज का जिक्र होगा ही होगा, समझे। तो देखिए बच्चों, एक चार्ज लिया, इस तरह का चार्ज क्यू से तो चार्ज को डिनोट करते हैं, सब आप जान ही रहे होंगे। तो क्यू के नीचे नॉट लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ है, NOT वाला नॉट नहीं है, NAUGHT वाला नॉट है, ठीक ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। इसको हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। तो क्यू नोट को क्या बोला जाता है बच्चों? टेस्ट चार्ज, या इसको हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। मतलब आगे से हम जब भी दो चार्ज का बात करेंगे ना तो उसमें एक चार्ज यही रहेगा हमारा टेस्ट चार्ज, ठीक है। क्यू नोट क्या है बच्चों? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो इसका कुछ कुछ क्वालिटी होता है। जैसे ये चार्ज जो है ना, अभी तक आप लोग पढ़े होंगे कि जितना भी चार्ज है अपने अगल बगल फील्ड बनाता है, लेकिन क्यू नोट जो है अपने अगल बगल कोई भी फील्ड नहीं बनाता है। इसका वैल्यू बहुत कम होता है। लिखा है ना यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड इसका बहुत ही कम होता है, ठीक है। और ये जो है केवल थ्योरेटिकली पाया जाता है, प्रैक्टिकली इसका एग्जिस्टेंस नहीं है कहीं। मतलब लैब वगैरह अगर हम करेंगे ना तो उसमें इस तरह का चार्ज नहीं मिलेगा हमको। उसमें जो है, जो अब कूलॉम्स लॉ में हम जिस तरह का चार्ज पढ़े वैसा चार्ज ही मिलेगा हमको, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इसका अपना कोई फील्ड नहीं होता है। वैल्यू अगर इसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो लिमिट Q टेंड्स टू 0, मतलब इसका वैल्यू जो है लगभग 0 के बराबर होता है। हालांकि चार्ज है तो वैल्यू तो 0 होगा नहीं, लेकिन लगभग 0 के बराबर होता है, समझे बच्चों। तो इसको क्या बोलते हैं हम? क्यू नोट को टेस्ट चार्ज बोलते हैं या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज बोलेंगे। हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि ये बस एक एज्यूम किया हुआ चार्ज है, ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या? एज्यूम किया हुआ चार्ज है हम लोग को पढ़ने के पर्पज से, ठीक है। और किस नेचर का है? तो पॉजिटिव नेचर का है। इसको क्या बोलेंगे हम? टेस्ट चार्ज बोलेंगे क्यू नोट को, ठीक है। ये सब दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे इससे जितना भी टॉपिक पढ़िएगा सब में क्यू नोट का जिक्र होगा, तो हर जगह एक ही चीज बताना ना पड़े, इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बच्चों, दो से ज्यादा चार्ज अगर रेस्ट में है तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा ये हमको बताएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक यूनिट टेस्ट चार्ज हम लिए हैं, ठीक है, एक यूनिट टेस्ट चार्ज लिए हैं क्यू नॉट, ठीक है, इसके चारों तरफ चार्ज है बहुत सारा Q1, बहुत सारा चार्ज है बच्चों, Q2, Q3 डॉट 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 Qn, ठीक है, बहुत सारा चार्ज है। तो एक चार्ज के बगल में बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है बच्चों। कितना चार्ज है देखिए, 1 2 3 n तक है। अब n को बहुत जगह इनफाइनाइट भी मिल जाएगा, लेकिन n जो है वो इनफाइनाइट नहीं होता है, ठीक है। एपी पढ़े होंगे ना क्लास 10 में, क्लास 11th में अगर मैथ होगा तो जीपी भी पढ़े होंगे, बायो होगा तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन एपी क्लास 10th में तो एपी हर कोई पढ़े होंगे। तो एपी में देखिए कोई टर्म जा रहा है 2 4 6 8 10, कहाँ तक जाता है, n तक। तो n क्या होता है, इनफाइनाइट होता है? नहीं, इनफाइनाइट नहीं होता है बच्चों, ये क्या होता है, लास्ट टर्म होता है ना। तो मतलब इसको हम एक फिक्स लिए हैं, मल्टीपल में लिए हैं, बहुत सारा चार्ज है, इनफाइनाइट चार्ज नहीं लिए हैं, ठीक है, बहुत सारा चार्ज लिए हैं क्यू नोट के अगल बगल। अब ये सब चार्ज के कारण क्यू नोट पे कितना बल लगेगा हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, कोई भी चार्ज के अगल बगल, कोई भी चार्ज के अगल बगल दूसरा चार्ज आएगा, कोई भी चार्ज के अगल बगल कोई दूसरा चार्ज आएगा तो क्या होगा, बल लगेगा ना। जैसे मान लीजिए शहर का दो बहुत बड़ा डॉन है, एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे बल लगाएगा ना। तो वही काम यहाँ होगा, ये इस पे बल लगाएगा, ये इस पे बल लगाएगा, लेकिन ये बहुत कम वैल्यू का होता है ये, इसलिए ये जो है उस पे बल नहीं लगाएगा, ठीक है, समझे। अब मान लीजिए दोनों डॉन में एक डॉन कमजोर रहेगा तो जो कमजोर रहेगा वो पिटा जाएगा, यही होगा ना। तो ये जो है केवल इस पे बल लगाएगा, ये बहुत छोटा चार्ज होता है इसलिए ई जो है इस पे बल लगा ही नहीं पाएगा, बहुत छोटा चार्ज होता है, इसका कोई फील्डे नहीं होता है, तो कैसे बल लगाएगा, नहीं लगाएगा, ठीक है। अब देखिए Q1 से Q नोट को मिला दिए, फिर Q2 से Q नोट को मिला दिए, फिर Q3 से Q नोट को मिला दिए, उसके बाद Qn से Q नोट को मिला दिए, ठीक है। तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, यानी Q1 से Q नोट का जो डिस्टेंस होगा उसको कैसे लिखेंगे, तो R10, उसी तरह Q2 से Q नोट का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या लिखेंगे, R20, Q3 से Q नोट का जो डिस्टेंस होगा R30, ठीक है, और Qn से Q नोट का जो डिस्टेंस होगा Rn0। इसको 10 20 30 मत पढ़ने लगिएगा, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है कि दूरी है कहां से कहां, Q1 से Q0 का दूरी है। अब चार्ज Q1 से चार्ज Q नोट के बीच का डिस्टेंस है ये R10, ठीक है, R10 Q1 से Q नोट के बीच का डिस्टेंस है। उसी तरह R20 चार्ज Q2 से Q0 के बीच का डिस्टेंस है, R30 चार्ज Q3 से चार्ज Q नोट के बीच का डिस्टेंस है। उसी तरह चार्ज Qn और Q नोट के बीच का डिस्टेंस Rno, नो मत पढ़िएगा, N0 है वो, ठीक ना। तो Qn से Q नोट के बीच का डिस्टेंस Rno, समझ में आया। अब देखिए Q1 जो है इस पे फोर्स लगाएगा, Q1 जो है इस पे फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं, कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़े कि दो चार्ज एक दूसरे पे जब फोर्स लगाता है तो सेंटर टू सेंटर जो लाइन ज्वाइन होता है उसी के अलोंग लगाता है, खींचेगा भी तो इसी के अलोंग खींचेगा, और दूर भी भगाएगा तो उसी के अलोंग, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है सेंटर टू सेंटर। तो इससे क्या होगा, फोर्स जो लगेगा इधर की तरफ लगेगा, तो फोर्स को क्या लिखेंगे हम, F01। पढ़ते कैसे हैं, कूलम्ब्स लॉ में भी बताए हैं कि फोर्स जो है 1 0 पे लगा रहा है, मतलब फोर्स जो है, बल जो लग रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, तो चार्ज Q1 जो है वो Q नोट पे फोर्स लगा रहा है। उसी तरह चार्ज Q नोट जो है, चार्ज Q2 जो है वो Q नोट पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में,
इसको क्या लिखेंगे F02। उसी तरह चार्ज Q3 जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा बच्चों F03। सब में वेक्टर का साइन देते जाइएगा, मेरा छूट जाए तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। और चार्ज Qn के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा 0n। ऑन मत पढ़िएगा इसको, 0n है, ठीक ना। तो फोर्स, अब देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इस पे टोटल फोर्स लगेगा, इस पे जो टोटल फोर्स लगेगा तो F टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों F01 ना, 01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डॉट 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 ढिंचक कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक करेगा ढिंचक, हाँ 0n तक ही करेगा ना, समझे। तो F टोटल जो है वो क्या हो जाएगा F01। तो F इक्वल टू क्या होता है कूलम्ब्स लॉ याद कीजिए K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है देखिए तो K Q1 Q2 तो Q1 Q0 K Q1 Q नॉट बाई R स्क्वायर, यानी R10 का या R10 का स्क्वायर R10 कैप, ठीक है। उसी तरह F02 का क्या हो जाएगा K Q2 Q0 पे फोर्स लगा रहा है ना, Q2 Q0 बाई R20 स्क्वायर R20 कैप यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए, प्लस K 03 है तो क्या हो जाएगा Q3 Q0 बाई R30 का स्क्वायर R30 कैप प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा K Qn Q0 बाई Rn0 का स्क्वायर Rn0 कैप। कैप माने टोपी कहाँ लगाते हैं कपार में, तो इसको कपार में लगाना है। अब 0 1 10 20 जो लिख रहे हैं 1 0 2 0 3 0 कहाँ लिख रहे हैं गोड़ के पास, माने पैर में नीचे बेस में, कहाँ लिख रहे हैं बेस में लिख रहे हैं। ध्यान देना है इसको ऊपर, अब इसको नीचे नहीं मत कर दीजिएगा, ठीक ना। ये हमेशा बेस में रहेगा पैर में, और कैप जो है कपार में रहता है हमेशा। तो देखिए सब में कुछ कॉमन दिख रहा है, K तो है ही सब में और Q नोट भी है सब में, कम बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बचेगा Q1 बाई R10 का स्क्वायर R10 कैप प्लस Q2 बाई R20 का स्क्वायर R20 कैप प्लस डॉट 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 Q3 का भी लिख दीजिए Q3 बाई R30 का स्क्वायर R30 कैप प्लस डॉट 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 Qn बाई Rn0 का स्क्वायर Rn0 कैप, ब्रैकेट बंद। तो F क्या मिल गया बच्चों हमको, हम इतना पे भी छोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम इतना पे भी छोड़ सकते हैं बच्चों। ये भी हमारा सही आंसर है टोटल F का, ठीक है। अगर इसको समेशन फॉर्म में हम लिखना चाहें, सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सिग्मा के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहे तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, कि जो बदलेगा उसको लिखेंगे I, और जो नहीं बदलेगा वो सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। जो बदलेगा उसको I लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या क्या बदल रहा है, Q1 बदल रहा है, Q1 देखिए Q1 Q2 Q3 1 2 3 बदल रहा है ना, इन तक जा रहा है। तो जो बदलेगा
उसको लिखेंगे आई। क्यू नहीं बदल रहा है लेकिन 1 2 3 बदल रहा है। उसी तरह आर में देखिए स्क्वायर नहीं बदल रहा है, जीरो नहीं बदल रहा है, तो स्क्वायर और जीरो को जस का तस छोड़ देंगे, लेकिन वो 1 2 3 4 बदल रहा है तो उसको आई लिख देंगे। तो जो बदलेगा उसको लिखेंगे आई, और जो नहीं बदलेगा उसको जस का तस लिख देंगे। तो देखिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट सिग्मा। अब सिग्मा में देखिए आई, नीचे ऊपर दोनों जगह हाई लिख दिए, ठीक है। तो आई देखिए कहाँ शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है ना, तो 1 लोअर लिमिट को नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट को ऊपर लिखेंगे। 1 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है बच्चों, एन तक जा रहा है। 1 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। मान लीजिए 4 से शुरू होकर 200 तक जाता, तो यहाँ लिखते 4, यहाँ लिखते 200, ठीक है। 1 से शुरू होकर एन तक जा रहा है, तो सिग्मा के ऊपर नीचे जो लिखते हैं वो हमको लोअर लिमिट और अपर लिमिट बताता है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ से कहाँ तक सम करना है, हमको जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए के क्यू नोट आई इक्वल टू 1 आई इक्वल टू एन। अब देखिए जितना क्यू है सबके बदल एगो क्यू खाली लिखेंगे, ठीक है, सबके बदले खाली एगो क्यू लिखेंगे, ठीक ना। अब चेंज हो रहा है तो कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 1 से n तक, तो यहाँ क्या लिख देंगे आई, क्यू आई लिख दिए। मतलब आई का वैल्यू देखिए 1 से n तक है ना, अब इसका मतलब होता है जोड़, तो बीच में सब जगह प्लस का ही साइन है, समझे। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn वो अपने होते जाएगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। फिर आर लेते हैं, तो आर में देखिए स्क्वायर इसका चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, बोले ना कि जो चेंज होगा उसको लिखेंगे आई, जो चेंज नहीं होगा उसको जस्ट का तस छोड़ देंगे। अब आर का गोड़ में पैर में देखिए, बेस में देखिए, तो बेस में क्या हो रहा है, 1 2 3 चेंज हो रहा है, तो लिख देंगे आई। बाकी 0 0 0 तो सब जगह 0 है, तो 0 चेंज नहीं हो रहा है, तो 0 को 0 ही छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट वेक्टर देख लीजिए, आर 1 2 3 4 चेंज हो रहा है ना, तो उसको लिख देंगे आई। आओ देखिए 0 0 0 चेंज नहीं हो रहा है, तो 0 यूनिट वेक्टर। ये हो गया हमारा नेट फोर्स का फॉर्मूला, ये भी है नेट फोर्स का फॉर्मूला और ये भी है नेट फोर्स का फॉर्मूला। आपको जो अच्छा लगे आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। मतलब कि इस पे कितना फोर्स लगेगा तो इतना फोर्स लगेगा, यही सुपरपोजिशन थ्योरम है। अब इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं ना खुद से, कि किसी टेस्ट चार्ज के चारों तरफ मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेज है, किसी टेस्ट चार्ज के सराउंडिंग में बहुत सारा चार्जेज है, ठीक है। तो उस चार्जेज के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स, वो सारे फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब क्यू नोट पे जो फोर्स लगेगा उसके अगल बगल में जितना चार्ज है सब चार्ज के वेक्टर सम के इक्वल होगा, सब चार्ज के वेक्टर सम के इक्वल होगा बच्चों। सुपरपोजिशन थ्योरम यही बताता है हमको, मतलब सराउंडिंग में जितना चार्ज है वो हमको पता करना है कि वो कितना बल लगा रहा है, तो सब चार्ज का वेक्टर फॉर्म, सब चार्ज को वेक्टर फॉर्म में लाएंगे और जोड़ देंगे, हमको टोटल फोर्स मिल जाएगा। समझ में आया? तो चलिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, जिसका साइड जो है, साइड का लेंथ है एल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक साइड, तीनों साइड इक्वल होता है ना, तो किसी भी एक साइड का लेंथ एल है तो बाकी दोनों साइड का भी लेंथ एल ही हो जाएगा। अब देखिए तीनों वर्टेक्स पे Q1 Q2 और Q3 चार्ज है, Q1 इक्वल टू Q चार्ज है यहाँ पे, Q2 इक्वल टू भी Q चार्ज है, Q3 इक्वल टू Q चार्ज है, मतलब तीनों वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज दिया हुआ है। अब इसका सेंट्रॉइड पे मान लीजिए दिया हुआ है, सेंट्रॉइड पे चार्ज है Q, सेंट्रॉइड पे चार्ज है Q। तो ये तीनों चार्ज के कारण इस Q पे कितना चार्ज लगेगा,
सॉरी कितना फोर्स लगेगा, हमको ये बताना है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर, नाम दे दिए डी, ठीक है, नाम दे दिए डी। तो एडी जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है, एडी ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, गिवन नहीं रहेगा, ठीक है। एडी जो है बीसी पे परपेंडिकुलर है। तो देखिए अब यहां पे मान लीजिए सेंट्रॉयड है, क्या है, सेंट्रॉयड, ओ, पॉइंट का नाम दे दिए ओ, सेंट्रॉयड। तो यहां से देखिए हम सी से ओ को मिला दिए, उसी तरह बी से ओ को भी मिला दिए। तो बी से ओ को और सी से ओ को मिलाएं तो ये इस पे जो है चार्ज क्या है, क्यू है। तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये इस पे जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ए जो है इस पे सेंट्रॉयड पे फोर्स लगाएगा वो नीचे के डायरेक्शन में लगाएगा, यानी F1 जो है वो नीचे के डायरेक्शन में रहेगा। ये 3 है तो F3 जो है इस डायरेक्शन में रहेगा, ये 2 है तो F2 जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई AD पूछ दे कि AD इक्वल टू क्या होगा, AD इक्वल टू क्या होगा बच्चों, AD तो क्या हो जाएगा, AC cos 30 होगा ना। इधर वाले ट्रायंगल में ले लीजिए, इन ट्रायंगल ADC, तो AC cos 30 इक्वल टू AD होगा। AC मतलब क्या, L, cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2, ठीक है। तो AD का वैल्यू कितना हो गया, √3/2। तो AD का वैल्यू जब √3/2 हुआ तो AO का वैल्यू कितना हो जाएगा, AO सेंट्रॉयड 2/3 AD। सेंट्रॉयड जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो हाइट के 2/3 होता है, ये तो जानते होंगे, क्लास 9th या 10th में ही पढ़ना था, ठीक ना। तो 2/3 AD हो गया, तो AD का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2/3 इंटू L √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/3 है, तो नीचे जो 3 है इसको √3 का होल स्क्वायर या √3 इंटू √3 बोल सकते हैं। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, L/√3, AO का वैल्यू। अब देखिए हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO, सेंट्रॉयड है ना, तीनों सेंट्रॉयड है, तो क्या होगा, AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO होगा ना। अब यहां अगर cos 30 में कंफ्यूजन होगा तो देख लीजिए, ये 90 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला 60 डिग्री होगा, तो 90 60 कितना हो जाता है, 150, तो ये कितना बचा, 30 डिग्री। तो cos का रिलेशन निकाल लीजिएगा, क्लास 10th याद कीजिए, फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे, ठीक ना। तो AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO। तो अब आते हैं फोर्स पे। देखिए बच्चों, फोर्स F1 ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q एट A। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके चलते यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है छोटा q, यहाँ पे चार्ज है बड़ा Q, तो क्या होगा, K Q1 Q2 यानी Q/r²। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, AO कितना है, देखिए L/√3, तो L/√3 का होल स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, K Q/L², और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, और 3 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 3K Q/L²। उसी तरह फोर्स F2 ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q एट B पे भी चार्ज सेम चार्ज है,
डिस्टेंस भी सेम है, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस भी सेम है ना। AO इक्वल टू BO इक्वल टू CU, तीनों क्या हो जाएगा, L/√3 हो जाएगा। तो देखिए फिर क्या मिल जाएगा, ये किधर होगा, ये जो F1 फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, F1 जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो एलोंग इसको हम क्या लिख सकते हैं, एलोंग AO, A से O की तरफ लग रहा है ना, AO। उसी तरह F2 जो फोर्स लग रहा है एलोंग BO लग रहा है, तो ठीक है, कितना लगेगा, जितना E लगा है उतना ही लगेगा ना जी, 3K Q/L², क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो फोर्स भी तो सेम ही लगेगा ना, बस डायरेक्शन अलग होगा, डिफर होगा। तो 3K Q/L² एलोंग BO। उसी तरह F3 क्या हो जाएगा, एट C इक्वल टू 3K, इसमें भी तो सब कुछ सेम है, तो 3K Q/L² एलोंग CO। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब देखिए आगे, क्लास 11th का एक चैप्टर था वेक्टर, मतलब चैप्टर 4 से पहले पढ़ना है वेक्टर स्केलर, ठीक है। तो वेक्टर में एक लॉ है एडिशन का, पैरेललोग्राम, ठीक है, उस लॉ को याद कीजिए। और यहाँ पे देखिए F2 और F3, ये और ये, इसके बीच में जो एंगल बनेगा कितना डिग्री बनेगा, 120 डिग्री बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। F2 और F3 के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों, 120 डिग्री, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट हम लोग को फाइंड करना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, √F2² प्लस F3² प्लस 2F2 F3 cos थीटा के जगह 120 पुट कर दीजिए, F2 और F3 का वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए इक्वल टू F2 का वैल्यू कितना है, 3K Q/L² पूरा का होल स्क्वायर प्लस 3K F3 का वैल्यू है L² पूरा का होल स्क्वायर प्लस 2 3K Q/L² 3K Q/L² इंटू cos 120 का वैल्यू पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या मिल जाएगा, 3K Q/L², ठीक है। लेकिन ये 3K Q/L² जो मिलेगा, ये मिलेगा अलोंग OA, मतलब AO जो है नीचे की तरफ लग रहा है, तो OA जो है ऊपर की तरफ लगेगा, उतना ही फोर्स उतना ही लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बच्चों, ठीक है। फोर्स उतना ही लगेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q क्या हो जाएगा, F नेट फोर्स इक्वल टू FAO प्लस FOA, यानी कि देखिए F कितना आया है, 3K Q/L² R कैप। अगर AO को हम R कैप माने हैं तो OA जो है वो माइनस R कैप हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो प्लस 3K Q/L² माइनस R कैप। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वैल्यू सेम है, कट के 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0
मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर तीनों वर्टेक्स पे सेम चार्ज दिया हुआ है और उसके सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स अगर पूछा जाए आपसे तो कितना फोर्स लगेगा बच्चों? कोई फोर्स नहीं लगेगा, जीरो फोर्स लगेगा। समझे? क्योंकि डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर इक्वल फोर्स लग रहा है तो क्या करेगा? नेट फोर्स को जीरो कर देगा वो। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।